अस्सलाम वालेकुम। रिस्ट्रिक्टिव डिजीज़ समझने से पहले तो आपने पहले पढ़ा था ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़। ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ में क्या होता है कि जो लंग के अंदर एयर आती है वो अंदर ट्रैप हो जाती है, ठीक है, अंदर ट्रैप हो जाती है, उसको वो बाहर नहीं जा सकती, ठीक है। रिस्ट्रिक्टिव डिजीज़ में क्या होगा, जो अब हम पढ़ने लगे हैं उसमें क्या होगा, एयर अंदर ही नहीं आ सकती, ठीक है, एयर अंदर ही नहीं आ सकती तो बाहर क्या जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास फ़र्क होता है कि एयर अंदर नहीं आ सकती। रिस्ट्रिक्टिव डिजीज़ में रिस्ट्रिक्शन हो गई है, एयर को रिस्ट्रिक्टेड हो गई है कि एयर तुम अंदर नहीं आ सकती, ठीक है। सो रिस्ट्रिक्टिव डिजीज़ में हम क्या देखेंगे कि हमारे लंग्स में ऐसी डिजीज़ होंगी जिसमें जो एयर होगी वो अंदर नहीं आ पाएगी। अब देखें क्यों अंदर नहीं आ पाएगी। होता क्या है रिस्ट्रिक्टिव डिजीज़ में कि लंग के अंदर क्या हो जाती है, फाइब्रोसिस हो जाती है, फाइबर्स बन जाते हैं, सारा हमारा लंग जो है वो फाइब्रोसिस से भर गया होता है, ठीक है। अब आपने जब इन्फ्लेमेशन का चैप्टर देखा था तो उसमें आपको पता है जब भी हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है स्टार्ट में तो वो एक्यूट होती है ना, और जब वो इन्फ्लेमेशन बहुत अरसे से रहे किसी भी जगह पर तो एक टाइम आता है जब वो इन्फ्लेमेशन में फाइब्रोसिस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब हमारे पास क्रोनिक जो इन्फ्लेमेशन चलती है उसमें फाइब्रोसिस हो जाती है, फाइबर्स बन जाते हैं, और फाइब्रोसिस की वजह से जहाँ पे भी फाइब्रोसिस होती है स्कार फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। स्कार की वजह से क्या होता है, कोई भी चीज़ जो है ना वो कंट्रैक्ट कर जाती है, सिकुड़ जाती है, ठीक है। इसी तरह जब हमारे लंग के अंदर बहुत अरसे से कोई डिज़ीज़ चल रही हो, बहुत अरसे से कोई इन्फ्लेमेशन हो रही हो, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो रही हो, तो उसकी वजह से लंग के अंदर क्या बन जाएगा, फाइब्रोसिस हो जाएगी, ठीक है। फाइब्रोसिस हो जाएगी जिसकी वजह से लंग जो है वो कंट्रैक्ट कर जाएगा और छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो जो छोटा सा हो जाएगा ना तो इसके अंदर अब बाहर से कोई भी एयर अंदर नहीं आ पाएगी। सो दिस इज़ एक्चुअली द रिस्ट्रिक्टिव डिजीज़, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, रिस्ट्रिक्टिव फीलिंग होती है लंग की। अब जब लंग की फीलिंग ही नहीं हो रही तो उसकी वजह से क्या होगा, टोटल लंग कैपेसिटी मींस दैट कि लंग के अंदर जो एयर है उसकी कैपेसिटी एयर रखने की है वो कम हो जाएगी। तो टोटल लंग कैपेसिटी जो है लंग की कम हो रही थी, ठीक है। अब हमने जब ऑब्स्ट्रक्टिव देखा था तो उसमें टोटल लंग कैपेसिटी ज़्यादा हो रही थी, क्यों, क्योंकि अंदर एयर ट्रैप थी, लंग का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था, ठीक है। अब इसमें हमें FEC और FEV रेशो देखना होता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, FEV ओवर FVC रेशो को क्या होगा वो हम देखते हैं। FEV इन 1 सेकेंड ये होता है कि आपको मैंने बैलून की एग्जांपल दी थी कि बैलून आपने फ़िल करना है, तो पहले सेकंड में जो आप अपनी एयर बैलून के अंदर फ़िल करोगे, पहले सेकंड के अंदर आपकी कितनी एबिलिटी है कि आप उसको फ़िल कर सको, दैट इज़ FEV1, ठीक है। तो हम ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ की बात की थी क्योंकि उसमें एयर ट्रैप थी, उसमें FEV1 जो है वो कम था, ठीक है, वो एयर बाहर नहीं आ रही थी। लेकिन जब उसने थोड़ी बहुत कोशिश की किसी तरह, जैसे फॉर एग्जांपल एम्फिसीमा के लोग होते हैं वो ऐसे पर्स लिप्स करके किसी ना किसी तरह एयर बाहर निकाल ही लेते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि FEV1 जो होता है उनमें तो कम होता है, लेकिन ये हमारे FVC जो होता है ये थोड़ा बहुत ज़्यादा हो ही जाता है, तो ओवरऑल रेशो उनमें कम आ रही होती है, ठीक है। FEV1 उनमें ज़्यादा कम होता है, और FVC जो होती है, जो बाकी की 1 सेकंड के बाद जो हवा बाहर आती है, एयर बाहर आती है, ठीक है, वो थोड़ी बहुत उनमें निकल ही जाती है, वो कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में ऑपोजिट होगा, क्योंकि इसमें एक्चुअली ऐसे होता है कि देखें, अब ये फॉर एग्जांपल हमारा लंग है और इसने अपनी अंदर वाली एयर ट्रैप जो है उसको बाहर निकालना है, ठीक है, बाहर निकालना है। ऐसे लोगों को, जब रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ के लोग होंगे उनको आप बैलून दोगे और आप कहोगे कि ये बैलून फिल करके मुझे दो, ठीक है, तो उनके अंदर क्या होगा, क्योंकि फाइब्रोसिस हुई हुई है, बाहर की एयर तो अंदर नहीं आ सकती ना, तो थोड़ी बहुत जो अंदर एयर होगी ना, मतलब फॉर एग्जांपल ये एयर थोड़ी सी पड़ी हुई है, तो वो बैलून जब पहले फिल करेंगे तो पहले सेकंड में उनकी हवा जो है वो बाहर आ जाएगी, ये वाली हवा बाहर आ जाएगी, ठीक है। अब ये वाली जो हवा है ये ग्रीन कलर की, ये बाहर आ गई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हवा ख़त्म हो गई है ना, तो पहले सेकंड में जो हमारे पास जो एयर बाहर आई है उसको हम कहेंगे कि FEV1 जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, मतलब कि वो बाहर आ गई एयर, उसके बाद अंदर कोई एयर है ही नहीं है जो बाहर आए, जिसने आना था वो आ गई है। तो उनमें क्या होगा, FVC जो फोर्स वाइटल कैपेसिटी होगी, जो वो फोर्स लगा के बाहर करने की कोशिश करेगा, क्योंकि एयर जो है थी वो तो बाहर आ गई है पहले सेकंड में, अंदर कोई एयर ही नहीं है जिसने बाहर आना है, ठीक है। तो इन लोगों में क्या होता है कि FEV1 जो होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू FVC। तो ओवरऑल रेशो, क्योंकि न्यूमिनेटर जो होता है वो बड़ा हो तो हमारे पास रेशो जो होती है वो बड़ी आती है, तो ओवरऑल रेशो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो आपने याद रखना ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में इनकी जो रेशो थी वो कम होती है और यहाँ पे क्या होती है, रेशो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि ये इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ होती हैं, ठीक है। इंटरस्टिशियम क्या होता है, किसी भी स्ट्रक्चर का, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द सेल, ठीक है, और ये उसका क्या है, किसी भी सेल का उसकी ब्लड सप्लाई है और इसके इर्द गिर्द
सेल और ब्लड के दरमियान में जितना भी हमारे पास एरिया है उसको हम इंटरस्टिशियम कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो लंग डिजीज़ हम डिस्कस करने लगे हैं वो होंगी जो इंटरस्टिशियम की होंगी, मींस दैट इंटरस्टिशियम में, ठीक है। अब जो फाइब्रोसिस हुई होगी लंग डिजीज़ में वो इंटरस्टिशियम, ये पर्पल कलर की मैं फाइब्रोसिस दिखा रही हूँ विच इज़ प्रेजेंट इन एक्चुअली द इंटरस्टिशियम। तो इस वजह से हम इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ कहते हैं। और वो कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा ओबेसिटी हो ना, तो उनको भी ये इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ हो जाती हैं, ठीक है। सबसे पहले जो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ आती है हमारी जो रिस्ट्रिक्टिव डिजीज़ में आती है दैट इज़ इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, ठीक है। अब इसके नाम से आपको क्या पता चल रहा है, इडियोपैथिक मीन्स अननोन, ठीक है। अननोन क्या होगी, पल्मोनरी मीन्स लंग, लंग के अंदर अननोन कॉज की वजह से फाइब्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी। हमें नहीं पता क्या वजह है, क्यों लंग के अंदर फाइब्रोसिस हो रही है, वी डोंट नो के, ठीक है। अब इटियोलॉजी इसकी क्या है, अननोन, ठीक है। साइक्लिकल, एक साइकिल में हमारे पास इंजरी चलेगी और वो कौन करवाएगा, वो हमारे ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा करवाएगा। आपने हमेशा याद रखना है क्रोनिक इन्फ्लामेशन में जो फाइब्रोसिस में इन्फ्लामेशन में रोल प्ले कर रहा होता है फाइब्रोसिस में, दैट इज़ ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ बीटा, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ बीटा जो होता है ये एक्चुअली रिलीज़ होता है फ्रॉम द न्यूमोसाइट्स, जो हमारे लंग के सेल्स होते हैं वो ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर जब वो इंजर होते हैं तो उनमें से ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर निकलता है और वो हमारी क्या करते हैं, वहाँ पर फाइब्रोसिस करते हैं, ठीक है। अब इसको हमने एक्सक्लूड करना होता है इडियोपैथिक को, बिकॉज वी नो दैट इट इज़ अननोन कॉज की वजह से हो रहा है। तो हमने बाकी सारे कॉजेज़ रूल आउट करने होते हैं कि पेशेंट को कहीं ड्रग्स की वजह से फाइब्रोसिस तो नहीं हो रही। फॉर एग्जांपल ब्लियोमाइसिन होते हैं, मायोडारोन होता है, ये कुछ ड्रग्स होती हैं जो एक्चुअली क्या करवाती हैं, पल्मोनरी फाइब्रोसिस करवाती हैं, ठीक है। कुछ ऐसी रेडिएशन थेरेपी होती है जो कि हमारे पास क्या करवाती हैं, पल्मोनरी फाइब्रोसिस करवाती हैं। तो पेशेंट से हम फॉर एग्जांपल हिस्ट्री लेते हैं कि आपने कोई ऐसी ड्रग तो नहीं ली थी, आपको कोई रेडिएशन एक्सपोजर तो नहीं हुआ था। उसको रूल आउट करने के बाद अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि क्या कॉज है, किसकी वजह से फाइब्रोसिस हो गई है, फाइबर्स ज़्यादा हो गए हैं इंटरस्टिशियम के अंदर, तो फिर आपने कहना है कि ये इडियोपैथिक है, हमें नहीं पता कॉज का, ठीक है। अब क्लिनिकल फीचर्स इसमें क्या आते हैं, इसमें डिस्निया होता है, ऑब्वियसली ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होगी, कफ होगी पेशेंट को क्योंकि लंग्स की डिजीज़ है। हम जब लंग का सीटी स्कैन करवाएंगे तो हमें वहाँ पे फाइबर्स नज़र आएंगे, फाइब्रोसिस नज़र आएगी। हमें जो लंग की इर्द गिर्द आपको पता है प्लूरा होती है उसकी वॉल, ठीक है, उसके नीचे जो है हमें यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिस इज़ द प्लूरा, ये जो हमारे पास बाहर वाली ग्रीन वाली मैं दिखा रही हूँ, इसके नीचे क्या होगा, पिंक कलर की मैं फाइब्रोसिस दिखा रही हूँ, दिस इज़ द सब प्लूरल फाइब्रोसिस, ठीक है। वो हमें पैचेस की फॉर्म में नज़र आता है, पैचेस के एक पैच होता है, ठीक है, फ्लैट सा एरिया होता है। अब हमारे पास क्या होता है कि पहले तो ये पैचेस की फॉर्म में होता है लेकिन बाद में ये डिफ्यूजली हमारे पास फाइब्रोसिस हो जाती है, मतलब कि फाइब्रोसिस फैल जाती है, ठीक है। और एक टाइम आता है कि वो फाइब्रोसिस इतनी ज़्यादा हो जाती है हमें हनी कॉम्ब अपीयरेंस मिलती है लंग की, और इसका जब हमारा पूरा का पूरा लंग जो है वो हनी कॉम्ब का बन जाएगा, हनी कॉम्ब बन जाएगा, ठीक है। तो उसका लास्ट ऑप्शन जो हमारा ट्रीटमेंट का यही होता है कि हम पेशेंट के लंग को ट्रांसप्लांट ही कर दें, ठीक है, क्योंकि अब वो सांस भी नहीं ले सकता। तो मैं थोड़ी पिक्चर्स आपको दिखा दूँ इसकी, ठीक है। सो दिस इज़ एक्चुअली द लंग शोइंग यू द फाइब्रोसिस। ये देखें कौन सी रीजन में आपको फाइब्रोसिस नज़र आ रही है, ये फाइब्रोसिस नज़र आ रही है, ये यहाँ पे प्लूरा के नीचे, और ये, ठीक है। तो ये हमारे पास है, ये हार्ट का शेडो आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास नॉर्मल लंग होता है, इस तरह से रिस्ट्रिक्टेड लंग जो होता है वो ऐसे छोटा सा हो जाता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे पास उसमें फाइब्रोसिस हो गई है तो स्कार्डिंग की वजह से वो उसकी जो साइज़ होता है वो स्मॉल हो जाता है, ठीक है। तो ये रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ होती है। अच्छा, ये हमारे पे इडियोपैथिक लंग डिजीज़ का बताया हुआ है कि नॉर्मल जो है ये एल्वुलस होता है, ये ब्लड वेसल होती है, इनके दरमियान में ऑक्सीजन की एक्सचेंज हो रहा होता है इंटरस्टिशियम के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस अननोन कॉज की वजह से स्टार्ट हो जाएगी तो हमारे पास इंटरस्टिशियम के अंदर क्या होगा, फाइब्रोसिस हो जाएगी, एज यू कैन सी हियर द फाइबर्स, ठीक है, ऐसे ऐसे पड़े हुए हैं, ठीक है, क्रॉस लिंक्ड। अब फाइब्रोसिस हो जाएगी तो ऑक्सीजन जो है कॉम्प्रोमाइज़ होगी ना हमारे पास टिशू की, तो उसकी वजह से क्या होगा कि फिर पेशेंट को प्रॉब्लम होगी। फिर एक टाइम आएगा, पहले तो हमारे पास सब प्लूरल पैचेस की फॉर्म में होता है, प्लूरा के नीचे बस फाइब्रोसिस हो रही थी ना, अब एक टाइम आएगा सारा का सारा लंग जो है वो फाइब्रोसिस से भर जाएगा, ठीक है। और उसकी वजह से जो अपीयरेंस आती है दैट इज़ हनी कॉम्ब। हनी कॉम्ब कैसा होता है, ये भी देखिए हनी कॉम्ब लग रहा है, हनी कॉम्ब में इसकी पिक्चर भी ऐड की है, ये देखें ये हनी कॉम्ब। हनी कॉम्ब का आपको पता है ना, ये जो हमारे पास होता है मक्खियों का, क्या होता है इसको, छत्ता कहते हैं ना, वो जो शहद की मक्खियाँ होती हैं, उसी तरह ये नज़र आ रहा होता है लंग। अब इसका ऑप्शन क्या है, मतलब आपके सारे इंटरस्टिशियम के अंदर फाइब्रोसिस ही फाइब्रोसिस है, गैशियस एक्सचेंज नहीं हो रही, ऐसा बंदा तो मर सकता है ना, फिर हमने लंग को ट्रांसप्लांट करना होता है। So this is the idiopathic pulmonary fibrosis in which the cause is unknown. Then we have the next topic, pneumoconiosis. Pneumoconiosis, remember occupational exposure होता है, जो लोग किसी ऐसी ऑक्यूपेशन में काम कर रहे होते हैं जहाँ पे उनको डस्ट से एक्सपोजर होता है, दैट डस्ट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग, ठीक है। वो कोल डस्ट भी हो सकती है जो हमारी होती है, कोयला जो होता है उसकी डस्ट भी हो सकती है,
उस सिलिका डस्ट भी हो सकती है, लाइक हमारे पास जो है वो रेत होती है ना, रेत मिट्टी वगैरह, उसकी डस्ट भी हो सकती है। किसी भी जो है वो डस्ट जो है वो छोटी छोटी पार्टिकल्स होते हैं, उनकी एक रेंज होती है पार्टिकल्स की कि इतनी पार्टिकल्स होंगे तो वो हमारी लंग के अंदर एंटर कर सकते हैं। और वहाँ पे जाके देखें, जब भी हमारा एक लंग है ना, उसके अंदर हमारा कोई पार्टिकल आ गया, फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया कोल डस्ट में, फॉर एग्जांपल एक बंदा काम कर रहा है, उसकी डस्ट जब उसके लंग के अंदर जाएगी ना, तो लंग के अंदर क्या पड़े हुए हैं, उसके मैक्रोफेजेस पड़े हुए हैं। वो तो वैसे ही कोई इंतज़ार कर रहे होते हैं कि चीज़ आए और हम खा लें, ठीक है। तो जब कोल की डस्ट अंदर आती है तो उसको बहुत टेस्टी लग रही होती है, वो उसको खा लेता है, पकड़ लेता है मैक्रोफेजेस, ठीक है। अल्व्यूलर मैक्रोफेजेस उसको पकड़ते हैं, ठीक है, इंगल्फ करते हैं, और जब वहाँ पे इंगल्फ शुरू करते हैं तो वहाँ पे फाइब्रोसिस स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये नहीं होता कि अभी आई और साथ ये सारा कुछ शुरू हो गया। दिस इज़ अ क्रोनिक एक्सपोजर। ये नहीं है कोई बंदा अभी कोयले की दुकान, कोयले की कान में काम करना शुरू किया, उसने पहले दिन ही उसको जो है ना ये हो गया, ऐसे नहीं होता। बहुत साल लगते हैं, सालों लग जाते हैं, अगर कोई बंदा इस तरह एक्सपोज होता है, क्रॉनिकली एक्सपोज होता है, तो तब ऐसे होता है, ठीक है। एल्वुलर मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, खाते हैं उसको और फाइब्रोसिस स्टार्ट कर देते हैं। अब इसमें हमारे पास आता है ये जो आपको टेबल इन्होंने 9.4 दिया हुआ है, वो कहते हैं ज़रा देख लें आप, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये डिफरेंट है, हम पिक्चर्स के साथ भी इसको देखेंगे, लेकिन अभी हम इधर से देख लेते हैं। देखिए, कोल वर्कर जो कोयले के कान में काम कर रहे होते हैं, उनको एक्सपोजर किससे होता है, कार्बन डस्ट से होता है। कोल माइनर्स में, ठीक है, कार्बन डस्ट होती है, इनका जो लंग होता है वो ब्लैक कलर का हो जाता है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी, ठीक है। और अगर उनको साथ में रूमेटॉइड अर्थराइटिस का भी केस आ रहा है, मीन्स दैट उनके जॉइंट्स भी इन्वॉल्व हुए हैं, तो उसको हम कैप्लॉन सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। कमेंट्स इनका ये है कि हमारे जो मैक्रोफेजेस होते हैं उनके अंदर हमें कार्बन जो है वो मिलती है, कोल उन्होंने खाया होता है, तो वो बैठे होते हैं अंदर खा के, तो हमें जो है वो कलेक्शन ऑफ कार्बन लेडेन मैक्रोफेजेस मिलते हैं। दूसरी जो हमारे पास टाइप आती है, डैट इज़ सिलिकोसिस, विच इज़ एक्चुअली बिकॉज ऑफ द सिलिका डस्ट, ठीक है। और ये सिलिका माइनर्स जो होते हैं उनके अंदर होता है, सैंड ब्लास्टर्स में मिलता है हमें, ठीक है। और जो हमें फाइब्रोसिस मिलती है वो अपर लोब्स ऑफ लंग में मिलती है। ये आपने हमेशा याद रखना है, लंग के जो ऊपर वाला लोब होगा वहाँ पे होगी, मैं इसकी पिक्चर भी आपको दिखाऊंगी, ठीक है। और जो हमेशा याद रखना है, वेरी हाई हील्ड टॉपिक के हमारे पास जो है ना, ये जो टीबी के लोग होते हैं, सिलिकोसिस की वजह से टीबी हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा फिर आ जाते हैं हमारे पास बेरिलियोसिस, ठीक है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द ब्रीलियम, ठीक है। जो लोग ये बेरिलियम माइनर्स में काम करते हैं या एरोस्पेस इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनके अंदर क्या होता है, उनके लंग्स के अंदर नॉन कैजुएटिंग ग्रैनुलोमास बन जाते हैं, ठीक है। और हाइलर लिम्फ नोड्स में और सिस्टेमिक ऑर्गन्स में भी, और इंक्रीज रिस्क ऑफ लंग कैंसर, ठीक है। एस्बेस्टोसिस में क्या होता है, ये जो एस्बेस्टोस के लोग काम करते हैं, जिनका एक्सपोजर होता है, लाइक कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, प्लम्बर्स हैं, शिपयार्ड वर्कर्स हैं, इनमें भी क्या होता है, लंग कार्सिनोमा का चांस ज़्यादा हो जाता है। हमेशा याद रखना, मीज़ोथीलियोमा, हमारी जो लंग की एक वॉल होती है ना, मीज़ोथीलियम, उसके अंदर कैंसर हो जाता है। और एस्बेस्टोस फाइबर्स हमें मिलते हैं जब हम देखते हैं, ठीक है, ब्राउन कलर के, मैं अभी दिखाती हूँ इनकी पिक्चर्स। सो दिस इज़ एक्चुअली द ग्रेनुलोमा। इसमें ये वाली पिक्चर ज़्यादा अच्छी थी, ये वाली। हाँ, इसमें देखें कि दरमियान में ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन क्या होती है, कि दरमियान में नेक्रोसिस होती है। ये वैसे टीबी में हमें मिलता है, लेकिन अगर हमें नेक्रोसिस नहीं मिल रही, नॉन केशिएटिंग नेक्रोसिस है, ग्रेनुलोमा बना हुआ है जिसमें दरमियान में कोई केशियस चीज़ी नेक्रोसिस नहीं होगी, तो फिर हम जो है कहेंगे कि ये हमारे पास केस होता है। या तो अभी हम देखेंगे एक डिजीज़ सार्कोइडोसिस की, उसमें आपको हेल्पफुल होगा ग्रेनुलोमा क्या होता है, ठीक है। और इसके अलावा अभी जो हमने पढ़ा ब्रेलियोसिस, ठीक है, उसमें भी हमारे पास हमने देखा ग्रेनुलोमा बनता है नॉन केशिएटिंग, ठीक है। नॉन कैजुएटिंग ग्रेनुलोमा क्या होता है, जिसमें नेक्रोसिस नहीं होती, उसके इर्द गिर्द हमें लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, ठीक है, जिनको हम एपिथेलॉइड हिस्टोसाइट्स कहते हैं, और मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल्स मिलते हैं, और इसके इर्द गिर्द हमें फाइब्रोसिस मिलती है। सो दिस इज़ अ टिपिकल पिक्चर ऑफ ग्रेनुलोमा। सो व्हाट इज़ फाइब्रोसिस, मैंने आपको बताया नॉर्मल हमारे पास इस तरह से होता है कि नॉर्मल फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, ब्लड वेजल्स होती हैं इंटरस्टिशियम के अंदर, ये इंटरस्टिशियम है, ठीक है। लेकिन फाइब्रोसिस में क्या होता है, फाइब्रोब्लास्ट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कोलेजन बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, इंटरस्टिशियम के अंदर। दिस इज एक्चुअली टर्म्ड एज फाइब्रोसिस। और अगर ये लंग में हो जाए तो फिर प्रॉब्लम आती है, ठीक है। रिस्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस, ये कौन सी जो है वो एरिया है, कोल माइनर्स हैं ये, ठीक है। तो इनमें क्या होगा, एंथ्राकोसिस होगा, ठीक है। कोल माइनर्स में एंथ्राकोसिस होगा, और इनके जो मैक्रोफेजेस होंगे, क्रोनिक एक्सपोजर की वजह से उन्होंने इंगल्फ किया होगा कार्बन पार्टिकल्स को, अगेन द कोल माइनर्स, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हो जाता है, ब्लैक लंग हो जाता है, ठीक है। रिमेंबर बाय द पिक्चर्स, क्योंकि रिटेन करना मुश्किल होता है। अच्छा, ये क्या है, इसको जॉइंट में पेन हो रही है, दिस इंडिकेट्स दैट ही इज़ हैविंग रूमेटॉइड अर्थराइटिस अलॉन्ग विद द एंथ्राकोसिस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, कैप्लान सिंड्रोम है, ठीक है, कैप्लान सिंड्रोम है ये, ठीक है। उसके बाद आ जाता है, ये कौन सा है, सिलिका डस्ट, रेत है, ठीक है, मिट्टी है, उससे डस्ट एक्सपोजर हो रहा है, तो इनको क्या होगा, सिलिकोसिस होगा, ठीक है। दिस इज़ अगेन सिलिका माइनर्स, सिलिका एक्सपोजर हो रहा है इनको,
उसकी वजह से फिर होगा। ये क्या है, एरोस्पेस, ठीक है, बेरिलियोसिस, जो लोग यहाँ पे इसको बनाने में करते हैं ना काम, तो ये क्या है, ये बेरिलियम है, ठीक है। बेरिलियम जो है ये इसकी माइनिंग होती है प्रॉपर, ठीक है। और ये क्या है, शिपयार्ड वर्कर, शिपयार्ड वर्कर्स में क्या होता है, एस्बेस्टॉस का एक्सपोजर होता है, ठीक है। जो ये शिप्स बनाते हैं ना, इनमें काम करते हैं शिपयार्ड वर्कर्स। और ये क्या है, प्लम्बर है। अगेन एस्बेस्टॉस, ये जो पाइप्स होते हैं ये एस्बेस्टॉस एक्सपोजर होता है, तो इनमें हमारे पास क्या चांस होता है ज़्यादा, मीज़ोथीलियोमा का, कैंसर का चांस ज़्यादा होता है। बेरिलियम में भी कैंसर का चांस ज़्यादा होता है। दिस इज़ द लंग, शोइंग यू के जो हमारे पास अपर पार्ट ऑफ लंग होता है उसमें सिलिकोसिस होती है, ठीक है। और लोअर और टीबी होता है, टीबी हो जाता है जो लोग सिलिकोसिस का एक्सपोजर होता है जिनको, और इसके अंदर एक्चुअल कैल्सिफिकेशंस मिलती हैं। दिस इज़ जस्ट टू रिमेंबर। उसके बाद हमारे पास जो एस्बेस्टोस होता है वो लोअर लंग में होता है, लोअर लोब्स ऑफ लंग में होता है, और इसमें हमें एस्बेस्टोस बॉडीज़ मिलती हैं। एंड दिस इज़ एक्चुअली हैविंग द कैंसर रिस्क। एस्बेस्टोस प्लस कोई बंदा स्मोकिंग भी कर रहा है तो उसके अंदर कैंसर का रिस्क ज़्यादा हो जाता है, पर्टिकुलरली द मीज़ोथीलियोमा, ठीक है। तो ये हमारे पास थोड़ा सा इन्होंने बहुत प्यारा सा डिफरेंस लिखा हुआ है कि अगर स्मोकिंग के साथ एस्बेस्टोस का एक्सपोजर होता है तो दैट इज़ एक्चुअली हैविंग द ब्रोंकोजेनिक कैंसर, उसकी वजह से होगा। और अगर सिर्फ एस्बेस्टोस का एक्सपोजर होता है तो मीज़ोथीलियोमा होगा, ठीक है। ये क्या है, हमारी एस्बेस्टोस बॉडीज़ होती हैं। ये एस्बेस्टोस बॉडीज़ ऐसे आपको रॉड्स की फॉर्म में नज़र आती हैं। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि जो आयरन होता है ना वो मैक्रोफेजेस के अंदर ऐसे जो है वो इकट्ठा हो जाता है ना आयरन, उसकी डिपोजिशन की वजह से हमें ये इस तरह की एस्बेस्टोस बॉडीज़ मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ सार्कोइडोसिस। इसी में मैं जो है इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी, प्रॉबेबली इट विल टेक सम मोर मिनट्स। ओके, तो सार्कोइडोसिस जो है इट इज़ अ सिस्टेमिक डिजीज़। आपने हमेशा याद रखना है कि सिस्टेमिकली क्या होता है, मतलब हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो है ग्रैनुलोमास बन जाते हैं, ठीक है। पूरी बॉडी के अंदर क्या होता है, ग्रैनुलोमास बन जाते हैं। सिस्टेमिकली मल्टीपल ऑर्गन्स में ग्रैनुलोमास बन जाते हैं, नॉन केशिएटिंग, मैंने आपको इस पिक्चर दिखाई थी। और उसमें क्या होता है, एक्चुअली हमारे पास CD4 हेल्पर्स टी सेल्स जो होते हैं वो हमारे पास अननोन एंटीजन के अगेंस्ट जो है वो रिस्पॉन्स शो करते हैं। मैंने आपको दिखाया था ना, दरमियान में हमारे पास वो था नेक्रोसिस वाला एरिया था, नॉन केशियस नेक्रोसिस होगी, और इर्द गिर्द हमारे मैक्रोफेजेस लिम्फोसाइट्स थे। वो बता रहे हैं कि CD4 टी हेल्पर सेल्स किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट, मतलब दरमियान में कोई भी एंटीजन होगी, हमें नहीं पता क्या चीज़ है, उसके अगेंस्ट एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है, ग्रैनुलोमा बना देंगे। और ये हमें कहाँ पे इन्वॉल्व हुए मिलते हैं, लंग के अंदर और लिम्फ नोड्स के अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, लंग डिजीज़ हो जाती है, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़। अच्छा, इसमें हमें जो है वो क्या मिलती है, एस्ट्रॉइड बॉडीज़ मिलती हैं, ठीक है, स्टार्स की फॉर्म में। इसकी मैं पिक्चर आपको दिखा दूँगी। स्टार्स की फॉर्म में हमें बॉडीज़ मिलती हैं, एस्ट्रॉइड बॉडीज़ हम उनको कहते हैं। किस में मिलती हैं, जॉइंट सेल्स। वो जो जॉइंट सेल्स बने होते हैं ना उनके अंदर बड़े बड़े जो सेल्स बने होते हैं वो हमारे पास मैक्रोफेजेस वाले, उन्होंने ग्रैनुलोमास के अंदर जॉइंट सेल्स ने एस्ट्रॉइड बॉडीज़ को अपने अंदर रखा होता है, स्टार शेप बॉडीज़ होती हैं, ठीक है। तो ये टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक होती है ऑफ द सार्कोइडोसिस। और इसमें मैंने आपको बताया डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर आई इन्वॉल्व होगी तो यूवियाइटिस होगा, अगर स्किन के अंदर ग्रैनुलोमास बने होंगे तो उसके अंदर इदिमा नोडोसम होगा, अगर सिलेवरी ग्लैंड और लाक्राइमल ग्लैंड्स को इन्वॉल्व किया होगा तो वो जॉगरेन सिंड्रोम होगा, जिसमें एक्चुअली क्या होता है कि इनका जो काम होता है वो लॉस हो जाता है, पेशेंट को ड्राइनेस हो जाती है, ना उसको टीयर्स आते हैं ना उसको सलाइवा प्रोड्यूस होता है। मीन्स के डिफरेंट एरियाज ऑफ द बॉडी में ग्रैनुलोमास बन जाएंगे और उनका काम जो है वो ख़राब करेंगे ये, ठीक है, इन्फ्लेमेशन करेंगे वहाँ पे। क्लिनिकल फीचर्स ऑब्वियसली लंग डिजीज़ है तो डिस्निया इन कफ तो होगी। डिस्निया मीन्स के डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, एज का लेवल ज़्यादा होगा बिकॉज लंग डिजीज़ है तो ये हमारे पास एंजाइम ज़्यादा हो जाएगा। हाइपरकैलेसीमिया होता है। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि जो हमारे हिस्टियोसाइड्स होते हैं ना, ये जो मैक्रोफेजेस को कहते हैं हिस्टियोसाइड्स, ठीक है, ये एक्चुअली जो है ना अल्फ़ा हाइड्रोक्सिलेज रिलीज़ कर रहे होते हैं। ये अल्फ़ा हाइड्रोक्सिलेज क्या करता है, विटामिन डी को एक्टिव कर देता है, जिसकी वजह से आपको पता है विटामिन डी जो होता है वो कैल्शियम का लेवल ब्लड में ज़्यादा कर रहा होता है। तो अल्फ़ा हाइड्रोक्सिलेज की वजह से जब विटामिन का लेवल ज़्यादा होगा डी का, तो उसकी वजह से कैल्शियम भी ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है कि हम स्टीरॉइड्स देते हैं, ठीक है, लेकिन ये होता है कभी कभार खुद ही रिजॉल्व कर जाता है। हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस मीन्स कि किसी चीज़ के अगेंस्ट हाइपर सेंसिटिविटी हो गई है और इन्फ्लेमेशन हो गई है लंग की, ठीक है। अच्छा, ये होता क्या है कि जो पिजन्स जिन्होंने रखे होते हैं ना, उनको जो ब्रीड करे होते हैं उनके अंदर एक्चुअली हमारे पास उनकी एंटीजन के अगेंस्ट जो है ना ग्रैनुलोमेटस रिएक्शन हो जाता है। दरमियान में वो पिजन की एंटीजन है, ठीक है, और उसके इर्द गिर्द हमारे जो है वो मैक्रोफेजेस, ठीक है, और टी लिम्फोसाइट्स वो सारे इकट्ठे हुए होते हैं, ठीक है, और जॉइंट सेल्स वगैरह बने होते हैं। सो दिस इज़ एक्चुअली द हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस। इसमें क्या होगा, फीवर कफ डिस्निया होगा और इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस हो जाएगी, क्योंकि हम यही डिजीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आपकी बुक में एस्ट्रॉइड बॉडी यहाँ पे दिखाई हुई है। और ये सार्कोइडोसिस का जो है नॉन केशिएटिंग ग्रैनुलोमा दिखाया हुआ है, जिसकी मैंने आपको बहुत अच्छी पिक्चर दिखा दी। दिस इज़ एक्चुअली द एस्ट्रॉइड बॉडी जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, स्टार शेप,
ठीक है, इन द जॉइंट सेल्स। पिक्चर्स देख लेते हैं। ये ब्लैक सी पिक्चर है, बस इसमें ये शो किया हुआ है कि हमारे पास जो है ये जब सार्कोइडोसिस होता है तो मल्टीपल ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है, हमारी आइज़ को इफेक्ट करता है, सबसे ज़्यादा लंग्स को इफेक्ट करता है, वहाँ पे ग्रैनुलोमास बनते हैं, हार्ट में ग्रैनुलोमास बनते हैं, लिवर में, ठीक है, बोन्स एंड जॉइंट्स में बन जाते हैं, स्किन में ग्रैनुलोमास बन जाते हैं। तो ये हमारे पास सिस्टमिक बनता है। दिस इज़ व्हाट यू हैव टू टेल मी व्हाट इज़ दिस। दिस इज़ द एस्ट्रॉइड बॉडीज़, ठीक है, जो कि किस में बनती हैं, सार्कोइडोसिस में, ठीक है, किसके अंदर, जॉइंट सेल्स के अंदर। जॉइंट सेल्स ने अपने अंदर रखा होता है इनको। ये क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस, ठीक है, पिजन ब्रीडर्स के अंदर क्या होता है कि ये हो जाती है डिसीज। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस। नेक्स्ट से हम जो है पल्मोनरी हाइपरटेंशन करते हैं।